हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 18। ये चैप्टर नंबर 18 जो है सोशोलॉजी का है, यानी समाज शास्त्र का। इसमें हम आज करेंगे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। ये चैप्टर जो है कई मायने में कई क्लास के बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई हो, जो जिनके पास एनसीईआरटी बुक हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो। अगर उन्होंने सोशोलॉजी लिया है तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें हम सामाजिक परिवर्तन की सारे प्रक्रियाओं के विषय में समझेंगे और जानेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सामाजिक परिवर्तन में संबंध कुछ परिभाषिक शब्द, जिसको जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। जब हम परिवर्तन की चर्चा करते हैं तो अनेकों परिभाषिक शब्द और वस्तुएं इससे जुड़ी हुई हमें नजर आती है। सामाजिक परिवर्तन में संबंध में जो परिभाषिक शब्द है वो है क्रमिक विकास और प्रगति। यही दो शब्द है जो इसको काफ़ी जरूरी बनाता है। अब क्रमिक विकास क्या है और प्रगति क्या है, इसी पे हम देखते हैं क्या है आगे। सबसे पहले हमारे समक्ष यही बात आता है क्रमिक विकास, यानी परिभाषित शब्द क्रमिक विकास इवोल्यूशन का आशय वृद्धि अथवा कुछ ज़्यादा है। वृद्धि में निहित वास्तविक अर्थ होता है आकार या गुण में वांछित दिशा में परिवर्तन। कहते हैं क्रमिक विकास में आकार में ही नहीं अतुल ढांचों में भी अधिक स्वाभाविक परिवर्तन शामिल होता है। यानी क्रमिक विकास का मतलब ही एवोल्यूशन है, और एवोल्यूशन का मतलब यही होता है कि उसके जो है क्रमिक विकास में बहुत ही चेंजेस देखने को आपको मिल सकता है। यह वृद्धि की प्रक्रिया है और समाज की संरचना और कार्य में जटिलता और विभेदित को बढ़ाता भी है। यह समाज के विभिन्न अंगों में निहित पारंपरिक निर्भरता से भी संबंधित होता है। इस तरह हमें ज्ञात होता है कि क्रमिक विकास परिवर्तन की एक निश्चित दिशा की ओर संकेत करता हुआ सतत की एक जो है सूचना देता है। यानी ये सतत की एक सूचना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे जैसे इसमें क्रमिक विकास होगा वैसे वैसे जो है इसमें सतत और जैसा सूचना विकास देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। यह एक रैखिक अप्रत्यक्ष दशा है, जैसे साधारण से जो है जटिल ढांचा छोटे से बड़ा, जबकि परिवर्तन की अनेकों दिशाएं और दशाएं हो सकती है, जैसे कि जैव शरीर संरचना के मामलों में देखा जाता है। जैविक क्रमिक विकास में परिवर्तन को साधारण से एक जटिल सतही संरचना के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अनेक समाजशास्त्रियों ने इसी भांति सामाजिक क्रमिक विकास की व्याख्या करते हुए समाज की तुलना एक जैविक शरीर संरचना से भी किया है। इसे बढ़ती हुई क्षमताओं और परिवेश के अनुकूल के साथ प्रगतिशील विभिन्नताओं की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया गया है। लोग द्वारा अपने आश्रम यानी मकान बनाने की तरीके की ओर ध्यान देने से इसे जो है स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। यानी देखा जाए तो लोग जो होते हैं अपना आश्रय मकान जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार से बनाते हैं, उनका विभिन्न विभिन्न उद्देश्य भी होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रमिक विकास एक उल्टी न जा सकने वाली प्रक्रिया है। यानी ये उल्टी नहीं जा सकती, जो प्रक्रिया सही है वो सही है। जटिल स्थिति से असाधारण की ओर इसकी गतिशीलता दिशा नहीं लौटाई जा सकती। यानी ये जो है जटिल से जो है स्थिति से साधारण की ओर इसकी गतिशीलता कभी भी नहीं लौटाई जा सकती। पहले लोग अपने सगे पारिवारिक सदस्यों की मदद से स्वयं अपने मकान बनवाते थे। समाज के लिए वह अपने आस पड़ोस पर निर्भर भी होते थे। बाद में उन्होंने अपने कार्य को सुधारा और धीरे धीरे तकनीकी की प्रगति के साथ उन्होंने बढ़िया औजार प्रयोग करना आरंभ कर दिया
और उन्हें कुशल कारीगर जैसे राजमिस्त्री, बढ़ाई, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और अन्य की आवश्यकता पड़ी। इस स्थिति में उन्होंने जलवायु, वर्षा और भूमि को ध्यान में रखकर कुछ अन्य पदार्थों का प्रयोग करना भी आरंभ कर दिया। इसे मानव समाज के आदिम काल के क्रमिक विकास के रूप में भी परिभाषित करके देखा जा सकता है। आरंभ में मानव भोजन बटोरते थे, जो धीरे धीरे घुमक्कर और शिकारी समूह में बदल गए। पौधे और पशुओं का पालन करने से वे कृषि कार्य में स्थिति में आ पाए। इसके अनंतर व्यवस्थित कृषि और बागवानी की व्यवस्था भी बनी। तदनंतर मानव ने औद्योगिक अवस्थाओं में प्रवेश किया और समाजी संस्थाएं और कानून, आदर्शों, नैतिक मूल्य और समाजी ढांचों को क्रमिक विकास में भी इसी के समान प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं। किसी भी तरह एक पद्धति में संबंधित परिवर्तन की एक श्रृंखला यानी क्रमिक विकास ही कहलाती है। यानी देखा जाए तो ये सारे के सारे जो हैं विकास का ही एक रूप है और इसमें विकास ही देखने को मिला है। जो भी हो, ये देखा गया है कि मानवीय ज्ञान में वृद्धि दर्शाते हुए सामाजिक क्रमिक विकास बहुरैखिक हो सकती है। यानी ये बहुत ही आयामी हो सकती है, क्योंकि क्रमिक विकास होना एक स्वाभाविक बात मानी जाती है। उसके पश्चात हमारा आता है राज्य क्रांति। आखिर राज्य क्रांति क्या है? कहते हैं मौजूदा सामाजिक व्यवस्था और पद्धति को अचानक और आकस्मिक उखाड़ फेंके जाने की स्थिति क्रांति होती है। यानी कोई व्यवस्था हो, अगर आप उसको आकस्मिक और अचानक फेंक देते हो उखाड़ के, तो उसी को ही क्रांति का नाम दिया गया है। यह एक उस परिवर्तन के रूप में भी जानी पहचानी जाती है जो अत्यंत छोटी अवधि में घटित होती है। यानी बहुत अल्प अवधि में ये घटित हो जाती है, हमें पता भी नहीं लगता। चलती हुई प्रणाली को बदलने वाली नई प्रणाली पूर्णतः भिन्न और नवीन होते हैं। यह फ्रांस की राज्य क्रांति के समान होती है, जिसके फलस्वरूप सम्राट की सत्ता एकदम समाप्त हो गई थी और भूखी और गरीब जनता ने सत्तासीन लोगों पर हमला करके उन्हें पूर्णतः निरस्त कर दिया था। यह सत्ता सामान्य लोगों के शासन द्वारा बदल दी गई थी। तो जो है फ्रांस क्रांति ने हमें बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ समझाया भी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यही आती है कि विगत दशकों में महात्मा गांधी एक सच्चे क्रांतिकारी हुए थे। वे शोषण के विरुद्ध सफलतापूर्वक लड़े और ब्रिटिश शासन को खाड़ फेंका। तो इसमें महात्मा गांधी को जो है बहुत इंपॉर्टेंट यह बनाया जा सकता है, क्योंकि उनके वजह से ही जो है ब्रिटिश को यहाँ से उखाड़ फेंकने में प्रत्येक व्यक्ति सफल भी हुए थे, क्योंकि इनकी दृढ़ निश्चय ने ही भारत को आज़ाद करने के लिए अग्रसर हुआ था। क्रांति का लक्ष्य जो मूल्यतः एक जो उत्पीड़क प्राणी से जनता की मुक्ति दिलाना होता है। यानी क्रांति का अर्थ ही होता है दोस्तों कि एक उत्पीड़क प्रणाली से जनता को मुक्ति दिलाना, यानी वो प्रणाली जो जनता के लिए काफ़ी उत्पीड़न का कार्य करता है या वो कभी तकलीफ का कारण बना है। तो ऐसे रूल रेगुलेशन को खाड़ फेंकना ही, मुक्ति दिलाना ही क्रांति का नाम दिया गया है। यह असंतोष के प्रमुख कारण से हटा देती है और इस प्रकार उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तथा आर्थिक वेदनाओं का अंत हो जाता है। जो भी हो, वो अभियान तो पुरानी ही थी, परंपरागत पद्धतियों की बहाली अथवा पुण्य स्थापना के उद्देश्य से चलाए जाते हैं, प्रतिक्रांति ही कहलाते हैं। यानी जिसका अपना अभियान पुरानी और परंपरागत और पद्धति से बहाली होती है और पुण्य स्थापना होता है, ऐसे ही जो है क्रांति को प्रतिक्रांति कहते हैं। उदाहरण, परंपरागत जीवन मूल्य की बहाली के लिए वेदों का अध्ययन पर बल देना, इसको सबसे अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। यह सामाजिक उत्तरदायित्व और लैंगिक समानता के प्रति एक सकारात्मक भावना पैदा करने के लिए था, जो कि बहुत ही जरूरी था। हमारा अगला टॉपिक जो है प्रगति। प्रगति क्या होती है? यहाँ पर बताया गया है कि प्रगति एक ऐसा परिभाषित शब्द है जो वर्तमान और प्राचीन से तुलना करके देखा जा सकता है। यानी प्रगति का अर्थ ही होता है कि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, और इसी बीच के विभेदों को यहाँ पर जो है परिभाषित करने की कोशिश किया गया है। कहते हैं प्रगति सामाजिक परिवर्तन उतनी ही संबंधित नहीं है जितनी कि उस दिशा से होती है, और जिसे लोग समझ बूझकर उसे परिवर्तन कर देते हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ पर ये बात साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि परिवर्तन जो होता है, जो इंसानों ने स्वयं ही उसको परिवर्तित करके चेंज कर दिया है, और ये सब कहते हैं समझ बूझ के कारण ही हुआ है। और ये परिवर्तन जो हो रहा है वो सब प्रगति का एक मात्र निशानी है। इसे किसी पूर्व निर्धारित आदर्शों, लक्ष्य और सुनिश्चित मुकाम के अस्तित्व का आभास सदैव कराता रहता है। इसका अर्थ यही हुआ कि अंतिम पड़ाव या मुकाम पर पहुंचना, यानी यही एक तरह से देखा जाए तो निर्देशित करती है। इसलिए वांछनीय दिशा में एक अभियान
पर चल पड़ना। ये आंदोलन इसलिए होता है कि अंतिम लक्ष्य जो है मुकाम पर पहुंच सके और इसे प्रगति का ही नाम दिया गया है। यानी कहा जाए तो इसको प्रगति का ही परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम जानना चाहें तो ये साफ हो जाता है कि यह सदा किसी वांछनीय जो है मुकाबले की और एक सुनिश्चित दिशा में घटित परिवर्तन होता है। यानी सिंपल बात यही बताती है कि ये एक मुकाबला होता है और मुकाबला में जो आगे बढ़ जाता है वही प्रगति कर जाता है। इसलिए पोषित जीवन मूल्य की वसूली जो वांछनीय है, कहा जा सकता है कि देखा जाता है कि केवल समुचित रीति से तुलना करके ही प्रगति की समुचित अनुभव किया जा सकता है। यानी अगर आप तुलना करते हो एक दूसरे के साथ तो इससे आपको पता लगेगा कि आपने कितना प्रगति किया है और ये बहुत ज़रूरी भी रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि यह सामाजिक वांछनीय दिशा में होता है तो उसे प्रगति कहते हैं। लेकिन ये साफ शब्दों में यहाँ पर बात बताई गई है कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसी को प्रगति यहाँ पर दर्शाया गया है। क्योंकि हम सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें सोशोलॉजी के रिगार्डिंग ही इसको लेना पड़ता है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन यहाँ पर जो है सोशोलॉजी में दिखाया गया, यानी समाज शास्त्र में दिखाया गया है। और जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसी को ही प्रगति का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो इस शब्दों में जो है एक न्यायपरक मूल्य निहित होती है। यानी देखा जाए तो सामाजिक में जो परिवर्तन होता है वो वांछनीय होता है। आपने देखा ही होगा कि व्यक्ति जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के आपको समाज में मिल जाता है, लेकिन कहते हैं वो समय के साथ खुद ही परिवर्तित कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा भी है, हमने पहले पढ़ा भी था कि अगर व्यक्ति जो होता है कोई आलस्य रूप दिखा रहा है, आलस्य है और कोई काम धंधा नहीं कर रहा है, तो माता पिता क्या सोचते हैं कि काम नहीं करने लायक है तो उसको मैरिज कर देते हैं। और मैरिज के बाद वो लोग कितना एक्टिव हो जाता है ये आप स्वयं ही अपने समाज में देख सकते हो। प्रगति के निर्धारण के लिए जो है पुराने मानदंड जो है प्रौद्योगिक उन्नति जैसे अर्थव्यवस्था तथा संचार प्रणाली से संबंधित होते हैं। यानी प्रगति देखा जाए तो आज अगर हम समाज की बात करते हैं तो इसमें जो है प्रौद्योगिक उन्नति को ही सबसे आगे बात बताया गया है, क्योंकि प्रगति जो हुआ है वो औद्योगिक मानदंड के अंतर्गत ही हुआ है। आज सब आधुनिक युग के में आए हुए हैं और यहाँ पर हर चीज़ जो है संचार प्रणाली के माध्यम से ही संपन्न हो रहा है। परंतु यह पाया गया है कि प्रगति मूल्यांकन का यही अकेला आधार नहीं हो सकता है। एक क्षेत्र में हुई प्रगति वास्तव में दूसरे क्षेत्र से संबंधित और उसके ऊपर आश्रित होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो व्यक्ति अगर एक कार्य कर रहा है, अगर वो सुचारू रूप से चलता है तो उसके कई पहलुओं पर जो है इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसे हमें परिवर्तन की एक जटिल घटक के रूप में पहचानने की दिशा सदैव मिलती रहती है और फिर मानव विकास के प्रत्येक उत्तरवर्तीय अवस्था यहाँ प्रगति कहलाती है। यानी मानव में जो बदलाव देखने को आपको मिलता है वही प्रगति का सबसे बड़ा निशानी होती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि माता पिता अगर कोई बच्चा अगर नहीं कार्यरत है तो उसको जो है मैरिज कर देते हैं और उसके बाद उसको लगता है कि अब मुझे सब कुछ करना चाहिए और सब कुछ वो भली भांति करने लग जाता है। तो कहीं हद तक देखा जाए तो ये मानव विकास की प्रत्येक जो अवस्थाओं को ही प्रभावित करता है, क्योंकि प्रगति का अर्थ होता है डेवलपमेंट, यानी आगे कैसे बढ़ना। इससे भांति किसी संगठन की बढ़ती हुई जटिलता अथवा श्रम में सुव्यवस्थित विभाजन से प्रगति सदैव दिखाई देता है। यानी अगर कोई चीज़ को हम विभाजन कर दे तो उसमें आपको जरूर प्रगति करता हुआ दिखेगा। जैसे देखते ही हो आप कई जगहों पर कि कोई भी चीज़ अगर प्रगति नहीं कर रहा है तो हम उसको विभाजित कर देते हैं। तो उस कंडीशन में भी उस समाज में जो है ये जो है विभाजन होने के पश्चात ये अपना प्रगति दिखाई देता है। मान लीजिए इसमें कई कंडीशन में जो है ये दिखाई आपको देगा कि अगर मान लीजिए छोटा अगर खेत है, अगर उसमें अगर हम अलग अलग कृषि करते हैं तो उसकी उत्पादन क्षमता भी अच्छा बढ़ जाता है, क्योंकि वो हम विभाजन कर दिए हैं। अंततः प्रगति केवल सरल से जटिल की और साधारण एक अभियान के रूप में नहीं ठहरा जा सकता। यानी प्रगति सदैव एक सरल जटिलता की तरह जो है आगे बढ़ता है, ये कहीं एक जगह ठहरता नहीं है। अतुल यह वह है जिसके आयाम भी निहित होते हैं, अर्थात वह बहुआयामी भी होते हैं। यानी अगर देखा जाए तो कहते हैं कि सिंपल भी होते हैं लेकिन इसके बहुत से मापदंड भी यहाँ पर हो सकते हैं। इस साधारण तौर पर कहा जा सकता है कि प्रगति दो कारकों पर आधारित सदैव होती है, एक लक्ष्य का स्वरूप और दूसरा दूरी जो हमारे और उसके बीच में है। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक इंसान को कोई लक्ष्य नहीं मिलता है वो इधर उधर ही भटकता रहता है और कहते हैं कई मानने में वो गलत कदम भी उठाता है, लेकिन जब व्यक्ति को लक्ष्य मिल जाता है तो वो पीछे मुड़ के कभी देखता भी नहीं है कि कौन उसका अपना छूट गया है, कौन उसका पराया है। दूसरी दूरी जो हमारे और इसके बीच में होता है, यानी देखा जाए तो जो प्रगति हो उसमें कुछ दूरियां जरूर हो जाती है।
प्रगति प्रायः जो है सामाजिक स्वरूप में जो है भौतिक उन्नति, व्यक्तिगत तरक्की और जीवन की मानवीय अवस्थाओं और अधिक नियंत्रण, क्रम रूपता और समावती रूप में निर्धारित करती है। यानी देखा जाए तो प्रगति जो होता है भौतिक उन्नति, व्यक्तिगत तरक्की, यानी आज देखोगे समाज में हर व्यक्ति जो है अपनी प्रगति तरक्की के पीछे ही पड़ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि हम अगर साथ में हैं तो हमारी प्रगति नहीं हो सकती। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भौतिक उन्नति सभी चाहते हैं और व्यक्तिगत तरक्की भी चाहते हैं और जीवन के मानवीय अवस्थाओं को और भी नियंत्रण और क्रम रूपता देना चाहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, जो संयुक्त परिवार होता है उससे सदैव अलग हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने पीछे चैप्टर देखा होगा तो संयुक्त परिवार में भी हमने इसी बात पे चर्चा भी किया था कि व्यक्ति जो होता है जब उसके पास सब कुछ आ जाता है, धन दौलत या कहते हैं अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर लेता है, तो वो सदैव ही संयुक्त परिवार यानी माता पिता को छोड़ के अलग ही एकल परिवार बसाने में अग्रसर होता है। तब जब हम कहते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि समाज भौतिक और नैतिक दोनों क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम कहते हैं अगर हम थोड़ा नैतिक कर रहे हैं और हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा जो है नैतिक जो है उन्नति हो रही है। बिना सतर के संदर्भ में प्रगति के बीच बात करना संभव ही नहीं है। हमें मालूम है कि सतर अनिवार्य रूप से जो है वैश्विकता होते हैं, इसलिए होता है कि एक ऐसी समाजी परिवर्तन पर विभिन्न लोग अलग अलग तरह से देखा या अनुभव कर सकते हैं। यानी इसमें कोई दो राय नहीं कि समाज में अगर आप हो तो आपको कई प्रकार के व्यक्ति दिखेंगे। एक जो होते हैं स्वार्थी होते हैं, एक जो होते हैं सभी को लेकर साथ में चलने वाले होते हैं। यानी उनकी दो विचारधारा में ये बदल जाते हैं। कहते हैं कुछ को तो ये प्रगति आपको जो है दिखाई भी देगी तो कुछ को पतन भी दिखाई देगा। लेकिन कहते हैं जो समाज से अलग होने की कोशिश करते हैं, अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका एक न एक दिन जो है पतन जरूर हो जाता है। कहते हैं लड़के लड़कियां को जो है मुक्त विचरण के मामले में कुछ लोग इसे प्रगतिशीलता समझ सकते हैं तो दूसरे लोग यह नैतिक पतन जैसा लगता है। यानी अगर देखा जाए तो अगर लड़के लड़कियां जो होती है सोचते हैं कि हम अब जीवन अच्छा से बिता लेंगे। आपने देखा ही होगा कि आज के समाज में प्रेम प्रसंग बहुत अधिक होने को दिख रहा है, तो उनको लगता है कि वो प्रगतिशील हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कई व्यक्तियों का तो ये भी विचार है कि वो नैतिक पतन जैसा कार्य कर रहे हैं, यानी उनका नैतिक पतन हो जाएगा। तो दूसरे शब्दों में यह स्पष्ट है कि सुनिश्चित तर्क जो सभी को स्वीकार्य है वो मिलना कठिन है। इसके विपरीत हम ऐसी प्रगति को जो है प्रति सुनिश्चित विचारों के निर्धारण में एक कठिनाई में फंस जाते हैं जो कभी कौलों और सभी संस्कृति पर लागू होती है। यानी देखा जाए अगर हम जैसे कि हमें बात भी कर रहे थे जो है लड़के लड़कियां अपने आप को सबसे आगे अब समझ रहे हैं समाज में और माता पिता को जो है अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाज इसको कभी भी प्रगति का निशानी नहीं मानता है। एक न एक दिन इनका जो है पतन अवश्य ही होगा। जैसे मनुष्य के पास उसकी आवश्यकता के सभी भौतिक पदार्थ मौजूद है तो सारे आविष्कार बंद किए जाएं, ऐसा संभव ही नहीं है। यानी ये साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि मनुष्य के पास अगर सभी आवश्यकताएं हैं तो क्या हम जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्या हम बंद कर देंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि आदमी की आवश्यकताएं इच्छाएं अनंत है, परंतु परिवर्तन तो भविष्य में निरंतर होते ही रहेंगे। हमने बौद्ध धर्म में भी इसी बात पे चर्चा किया था कि इंसानों का पतन जो होता है वो उनकी इच्छाएं हैं। कहते हैं जितना इंसानों की इच्छा बढ़ती जाएगी उनको पतन की तरफ ले जाएगा, क्योंकि बुद्ध ने भी कहा था कि इच्छा जो होती है, जो हमारी तृष्णा होती है, वही हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है। अगर हम ये इच्छाओं को अगर त्याग दें तो हमारा दुख भी कम जाएगा और संसार से हमें मुक्ति भी मिल जाएगा। तो यही बात यहाँ दर्शाने की कोशिश भी किया गया है। अब हमारा जो टॉपिक है विकास, आखिर विकास क्या है? कहते हैं प्रगति डेवलपमेंट काफ़ी शब्दों में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही दोनों में अंतर दिखाई देते हैं। कहते हैं विकास की अवधारणा हाल ही के वर्षों में विकसित हुई है। अब प्रगति जो है पुराने समय से ली गई थी। इसका लक्ष्य वांछनीय दिशा में परिवर्तन होता है और यह समाज के संदर्भ में वांछनीय समझे जाने वाले एक दिशा में सुनियोजित सामाजिक परिवर्तन की रणनीति होती है। यह संदर्भ परक और प्राकृतिक सापेक्ष होती है। अंततः विकास का विचार एक समाज से दूसरे समाज में अलग अलग हो सकता है। कहते हैं किसी समाज में इसका अलग मापदंड है तो किसी समाज में इसका अलग मापदंड है। यह समाज की समाजी जो है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और जो है भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति पर भी आधारित होती है। यानी देखा जाए तो समाज कहते हैं विकास तब करती है जब उसके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भौतिक और राजनीतिक स्थिति पर जो है आधारित होती है। ये एक मिला जुला विचारधारा है जिसमें बदला नहीं जा सकता है। इसमें अन्य विभिन्न क्षेत्र जैसे व्यापार, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि की प्रगति सम्मिलित होती है।
इसी के साथ अगर कमज़ोर वर्ग, महिला, बीमार बुजुर्ग, बच्चे और बेरोजगारों तथा अल्पसंख्यकों के कल्पना कार्यक्रम भी विचार इन बिंदुओं से कुछ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास एक मूल्य परिपूरित विचार है जिसमें निश्चित समाज, क्षेत्र और जन समुदाय की सामाजिक, संस्कृति तथा आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। अनेक नीति और प्रोग्राम ग्रामीण लोगों में जो है अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं और नगरवासियों, कृषि मजदूर तथा औद्योगिक श्रमिक आदि के विकास के लक्ष्य से आरंभ किए जाते हैं। यानी देखा जाए तो इन सब चीज़ों के लिए जो है ये सारे फैक्टर जो हैं जिम्मेवार हैं, जिसके वजह से जो है विकास होना सुनिश्चित करता है। हम क्यों कहते हैं कि परिवहन और संचार माध्यम के द्वारा विकास हुआ है? कहते हैं ये बहुत बड़ी जो है आज प्रश्न चिन्ह उठा दिया है कि परिवहन और संचार माध्यम ने इंसान के जीवन को बर्बाद करके रख दिया है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो हमारा समाज बिल्कुल बिगड़ता सा जा रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा जो इसका फैक्टर बनता है वो है संचार माध्यम। कहते हैं संचार माध्यम इंसानों को जहाँ जो है बहुत सी बातों में आपस में मिला दिया है, वहीं ये हमारे समाजों के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा दिया है। इसके विवेचन साइकिल से मोटरसाइकिल और रेल स्टेशन से ऑटोमोबाइल की उन्नति की ओर झांक लेने से की जा सकती है। ये बेशक जो है कम तर से अधिकतर उन्नतिशील अवस्थाओं की ओर गतिशीलता को नहीं दर्शाते हैं। इसमें हम सामाजिक और आर्थिक निहितार्थों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। यह देखा गया है कि रेलवे के मामले में बहुत से क्षेत्रों को व्यापारिक कारणों के परम पर जोड़ा गया है। इससे दूरियां भी नहीं पटी है, अतुल लोगों भी परम पर नज़दीक आए हैं। दूसरे शब्दों में विभिन्न संस्कृति एवं वर्गों के लोग ने परम पर मेल मिलाप आरंभ कर दिया है। आपने देखा ही होगा कि आज कई टाइम तक लोग जो होते हैं बातें करते हैं, तो इससे वो सोच रहे हैं कि मेल मिलाप हो रहा है, उनसे बातें करने से उनकी सारी जो है इच्छाएँ पूरी हो रही है, लेकिन नहीं न कहते अनजाने में वो बहुत ही बड़े मुसीबत में फंसते चले जा रहे हैं। इसे संस्कृतियों का जब विनियम बाधाओं का अनुमूलन, बेहतर समझदारी को प्रोत्साहन मिलती है। इसी के साथ इसे अकुशल और जो है उच्च स्तरीय कुशल लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन भी हुआ है। यानी देखा जाए तो कहते हैं जो ये दूरसंचार माध्यम है, इससे हुआ तो फ़ायदा बहुत है, लेकिन कहते हैं बहुत से फ़ायदे होते हुए भी हम आँख इसकी जो है बुराइयों पर हम आँख नहीं बंद कर सकते, क्योंकि बहुत से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये हमारे समाज को जो है गलत रास्तों पर अग्रसर कर दे। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी हमने किया था कि कहते हैं अमेरिका के जो समाज है वहाँ पर लड़का लड़कियाँ जो हैं वो अलग परिवार बसाना चाहते हैं, यानी वो है जो कहते हैं वो मैरिज नहीं करना चाह रहे थे और वो साथ में रहते थे, शारीरिक संबंध उनके साथ होता था, ठीक है, फिर भी वो मैरिज के बंधनों में नहीं बनते थे। उनका विचार होता था कि आज न कल तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा, इसलिए बनते नहीं थे। आज यही जो बातें हैं आज भारत में भी देखने को आपको मिल सकता है कि यहाँ पर भी जो है लोग मैरिज करने के लिए नहीं तैयार होते हैं। उनका जो होता है उनको कहते हैं शारीरिक संबंध बनाते हैं, एक साथ रहते हैं, तो ये कई फिल्मों में भी देखने को आपको मिल सकता है। तो इस तरह की प्रगति पहले जो है विदेशों में हुआ करता था और आज जो है इंडिया में ही भी ये देखने को मिल रहा है। कहते हैं संचार साधनों ने ये पूरी ही तहस नहस करके रखा है, लेकिन कहते हैं ये सब होते हुए भी कुछ इसकी अच्छाई है जिसको हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यानी दूरसंचार ने हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे भी दिए हैं, तो इसका बहुत सारा नुकसान भी है। यह इस बात का प्रमाण है कि रेल के विकास के एक वाहन के रूप में देखा है और पहचाना जाना चाहिए, न कि केवल परिवहन का एक साधन मात्र। तो ये बहुत बड़ी बात आती है कि रेल एक विकास का एक परिचालक है, ठीक है, लेकिन ये जो है परिवहन का सबसे अच्छा साधन भी माना जा सकता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके
8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।